हाँ, मराठी और में आ चुकी अभी अंग्रेजी में भी होने वाला है क्या? हाँ, ये इसका ट्रांसलेशन चल रहा है विद्रोही सन्यासी का। जी जी और मैं उम्मीद करता हूँ कि नए साल में इसका अंग्रेजी संस्करण बाजार में होगा। जी। सर, आप आईएएस अधिकारी रहते हुए आपने जैसे एसडीएम पद पर, जिला पंचायत सीईओ के पद पर और कलेक्टर पद पर आप दायित्व निर्वहन कर चुके हैं और अभी वर्तमान में शहडोल संभाग के कमिश्नर पद पर दायित्ववान हैं। तो इसमें आप जो निचले स्तर का, ज़मीनी स्तर पे जो वर्ग है, तो आप किस प्रकार से योजना, सरकार की योजना को पहुंचाते हैं कि वो उन तक उनका लाभ पहुंच जाए? ऐसा है कि सरकारों की सभी योजनाएं पूरे समाज के लिए होती है, जी लेकिन जैसे माँ अपने कमज़ोर बच्चे का सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है और उसको रखना चाहिए, जी ऐसे ही सरकारें समाज में जो सबसे गरीब है, सबसे दूरस्थ क्षेत्र में रहता है, जिसके पास ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य है, तो सरकारों की पूरी कोशिश ये होती है कि उस व्यक्ति तक ये सारी चीज़ें पहुँचें। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि राज्य शासन की और केंद्र शासन की जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो किसी भी विभाग की हैं, तो वो गांव-गांव तक पहुँचे और वास्तविक रूप से लोगों को उसका लाभ मिले। सर, आपका जैसे जो निजी जीवन है, आपके दादाजी के अभी आप सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी वायरल किए थे दादाजी वाली। तो जैसे आपके जो दादाजी का था, और आपके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी भी थे, हमने सुना है। तो देश के लिए उन्होंने क्या किया है, और आपके पिताजी और आप तो स्वयं अभी हैं, वर्तमान में कर रहे हैं, तो बताइए। ऐसा है कि मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की उस पीढ़ी में आते हैं कि जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए बलिदान कर दिया। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने घर परिवार, अपनी संतानों, किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। उनका पूरा ध्यान इसलिए था कि जब भारत माता कष्ट में है, तो मेरा परिवार अगर कष्ट में रहे तो कौन सी बड़ी बात है। तो जब तक भारत माता का कष्ट दूर नहीं हो, तब तक परिवार उनके लिए सेकंड प्रायोरिटी रहा। उससे में हमारे परिवार ने बहुत कष्ट उठाए उस संघर्ष के समय। जब आप सरकारों से लड़ते हो, खासकर विदेशी सरकारों से लड़ते हो, तब आपका जीवन बहुत कठिन हो जाता है। आप ना खेती कर सकते हो, ना व्यापार कर सकते हो, और आपको हर चीज़ में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन उन्होंने उन सारी समस्याओं को आगे बढ़कर झेला, और जब देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद उन्होंने जो राजनीति का बदलता हुआ रंग देखा, जी और ये देखा कि कल तक जो लोग अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, अब वो सत्ता पार्टी के साथ शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने उस पार्टी से ही इस्तीफ़ा दे दिया। और फिर उन्होंने पहले अंग्रेज़ों से लड़े थे, फिर स्वतंत्र भारत की सरकारों से भी लड़े, और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उनका काफ़ी समय वो जेल में ही रहे। जब मेरा जन्म हुआ था उस समय भी मेरे दादाजी जेल में ही थे, स्वतंत्र भारत की जेल में थे। तो जो भी व्यक्ति जनता की आवाज़ उठाना चाहता है, तो उसको हर युग में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। मेरे पिताजी ने परिवार के उन सारे संकटों को देखा, और उन्होंने तय किया कि नहीं, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा और मैं समाज सेवा में भी नहीं जाऊंगा। मेरे परिवार ने राजनीति और समाज सेवा में जाकर अपनी संपत्ति खोई, अपनी सुविधा खोई। तो उन्होंने परिवार को फिर से खड़ा करने पर ध्यान दिया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे बहुत अच्छी शिक्षा मिली, जी और उन्होंने उन संघर्षों से अलग हटके और अपने व्यवसाय और परिवार को संवारने की कोशिश की, और उसका परिणाम ये हुआ। लेकिन आदमी का डीएनए आदमी को तंग करता है, जो आनुवंशिक गुण होते हैं वो जी तंग करते हैं। बिल्कुल। तो जब उनको थोड़ा आर्थिक स्टेबिलिटी मिल गई, तो उन्होंने भिंड में बहुत सारे स्कूल खोले। और आप सोचिए कि 1970 में भिंड जैसी जगह में उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोला, जी जी बिल्कुल। और उन्होंने लॉ कॉलेज खोला, और खूब सारी शिक्षण संस्थाएं उन्होंने प्रारंभ की। और न केवल मध्य प्रदेश के कई सारे ज़िलों में, बल्कि उत्तर प्रदेश जो लगा हुआ है भिंड से, इटावा में, वहाँ पर भी हमारे स्कूल्स थे। और बाद में जो मैंने कहा ना कि आनुवंशिक गुण परेशान करते हैं, तो बाद में वो भी फिर
सरकारों से लड़ाई पर उतर आए। उन्होंने भी, मेरे ग्रैंडफादर अखबार निकालते थे तो बाद में मेरे पिता ने भी वो अखबार निकाला, अच्छा। तो मैंने उनको भी देखा। और मेरी पीढ़ी जो है, मैं और मेरे भाई, हम लोग, मैं शासकीय सेवा में आया एक मिशन के तौर पर कि हाँ, यहाँ मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं लोगों को न्याय मिले जी जी। और गरीबों की आवाज़ सुनी जाए और देश का विकास हो। इसलिए मैंने ये रास्ता चुना और पिछले 33 वर्ष से मेरी कोशिश है कि मैं जहाँ भी रहूँ